ओके, तो अब एक्सरसाइज की बारी। चैप्टर अंडरस्टैंडिंग खत्म। ए क्विक एक्सरसाइज ऑन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स टू टेस्ट योर नॉलेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट डू एसिड्स हैव? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूरे चैप्टर का बेस यही था, हमने स्टार्ट यहीं से किया था कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है। तो हेल्प करो मुझे। यस, जितने भी एसिड्स हैं वो हमेशा सार टेस्ट करते हैं। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल जो हमारे दिमाग में आता है वो लेमन का होता है ना? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स जहां पे आपको लगता है ये खट्टे हैं, इसका मतलब ये हिंट है कि उन सब के अंदर एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट डू बेसिस हैव? बिल्कुल सिमिलैरिटी है और डिफरेंशिएशन में भी हम ये पॉइंट हमेशा यूज करते हैं। अगर एसिड सार टेस्ट करते हैं तो जो हमारे बेसिस हैं वो बिटर होते हैं नेचर में, तो जो उनका टेस्ट है वो हमेशा बिटर होता है। एंड यस, हम हमेशा एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट नहीं करते, ये भी हमने पैरामीटर पढ़ा था। बट हाँ, जो भी एडिबल आइटम्स आप टेस्ट कर सकते हो, अगर आपको उनमें कंटेंट चेक करना है एसिडिटी या बेसिसिटी का, तो आप उसको खा सकते हो। बट इट इज एप्लीकेबल ओनली टू एडिबल सब्सटेंसेस, खाने वाली चीजों में, नॉट नॉन एडिबल। क्योंकि बेसिस का एक और एग्जाम्पल सोप भी है। सोप को आप कभी खा के चेक नहीं करोगे बिकॉज यू नो इट्स अ नॉन एडिबल सब्सटेंस। ओके, What is the sour taste of lemon due to? जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया था, लेमन्स का sour टेस्ट क्यों होता है? अब ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बट मैंने चीजों को रिवर्स कर दिया। वहां पे मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, आपको डायरेक्टली ये बताया, पूछा था आपसे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, और यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली ये बता दिया है कि उसका टेस्ट क्या है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लेमन्स के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और आपने पढ़ा है जो भी चीजें खट्टी होती हैं दे हैव एसिड। सो लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड है। आप प्लीज नोट डाउन करो, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजों में, स्पेशली जो एडिबल चीजें हैं, उनमें कौन कौन से टाइप ऑफ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। Should we use taste as a way of testing to know if a substance is an acid or not? जो मैंने अभी बताया, ये वाला टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एडिबल चीजों के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि आप हर चीज टेस्ट नहीं कर सकते। उन चीजों में अगर आपको चेक करना है वो एसिड है या बेस है, तो हमने और भी बहुत सारे टेस्ट किए थे यूज, जैसे हम लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं। हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, और इंडिकेटर्स भी नेचुरल भी हैं, हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि वो एसिड है या बेस है। तो हर जगह पे टेस्टिंग इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, नेम द एसिड फाउंड इन विनेगर। अगेन आपको पता है विनेगर जो है वो हमारा एसिड नेचर का है, तो विनेगर जो हम घर में इतना ज्यादा यूज करते हैं खाने की चीजों में, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एंड द आंसर इज एसिटिक एसिड। ये नोटेड होना चाहिए। इन सब चीजों से आपको ये भी पता चलता है क्योंकि एसिड हमेशा हार्मफुल नहीं होते, ये सारे एसिड्स एडिबल हैं, यानी आप खाते हो रोज इनको, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हार्म नहीं कर रहे, यूजफुल ही है। ओके, now let's move to next. Name the substances which changes its color in acidic and basic solution. तो आपको वो सब्सटेंस बताने हैं जो अपना कलर एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में चेंज करते हैं। तो उन पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इसका लिंक उससे है जहां पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम उसको एसिड में भी डाल के देखते हैं और हम उसको बेस में भी डाल के देखते हैं, और हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक्चुअली में कलर चेंज क्या है। तो ये है हमारे लिटमस पेपर जो बिना टेस्ट किए हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में एक एसिड और एक बेस के बीच का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन? ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाता है कि ये सारे ही नेचुरली ओरिजिनेट होते हैं, तो आंसर इज नो, बिकॉज यू हैव फिनोफ्थलीन, यू हैव मिथाइल ऑरेंज, ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो जब हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स अवेलेबल नहीं होते, हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, हाउ डिड द टर्म एसिड ओरिजिनेट? तो जब हमने ये नामकरण किया था एसिड का, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये एक लैटिन वर्ड एसेर से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है सार। सो इसीलिए उसका नाम एसिड जो है लैटिन वर्ड एसेर से डिराइव किया गया है। नेम द एसिड फाउंड इनसाइड योर स्टमक। ये आपने चैप्टर 2
न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में भी पढ़ा था। हमारे स्टमक में कौन कौन सी तरह का जो एसिड है वो रिलीज होता है, क्योंकि अगेन मैं रिपीट करती हूँ, एसिड होने का मतलब हमेशा डेंजर और हार्मफुल नहीं होता। तो स्टमक में भी एसिड रिलीज किया जाता है हमारे स्टमक को हेल्दी रखने में। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और वो कौन सा एसिड है? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका क्या रोल था? क्योंकि वो हमारी बॉडी, हमारे स्टमक की जो एसिडिटी का लेवल है उसको मेंटेन रखता है। तो ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर पीएच चेंज हो जाता है, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तभी आपको इंडाइजेशन होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सबसे पहले हार्मफुल बैक्टीरिया, जर्म्स को किल करता है और आपकी जो स्टमक है उसका एसिड लेवल मेंटेन रखता है, ताकि आपका डाइजेशन स्मूथ रहे। लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जहां पे आपसे बहुत सारे एग्जांपल्स मांगे हुए हैं। आपकी डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज करते हो। तो लेट मी क्विकली जंप टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हमने पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमें नापतोल बराबर रखना है एसिड और बेस का, और हमें सॉल्ट्स मिलते हैं, राइट। तो न्यूट्रलाइजेशन हमारी रियल लाइफ में भी हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। जैसा अभी एग्जांपल आपने इनडाइजेशन का लिया था, तो इनडाइजेशन जो यहाँ पे भी एक पॉइंट मौजूद है, जहां मैंने बोला था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है। तो जब सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो एसिड कंटेंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इनडाइजेशन होती है और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तो क्योंकि आपका एसिड बढ़ रहा है तो हम उतना ही बेस उसमें ऐड करते हैं, ताकि आपका जो लेवल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आपका जो पेन है वो खत्म हो जाए, जो प्रॉब्लम है वो रिलीव हो जाए, राइट। तो इसीलिए जब भी इंडाइजेशन होती है आप हमेशा एंटा एसिड्स लेते हो। एंटा एसिड्स क्या होते हैं? बेसिस होते हैं जो उस एसिडिटी लेवल को बराबर पे ले आते हैं, ठीक है। दूसरे हैं फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट भी सब किस नेचर के होते हैं आपको मालूम है। तो जब हमें इन सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना होता है तो हम जो उसका उल्टा केस है वो उसमें ऐड करते हैं। अगर एसिड है तो हम बेस डालते हैं, और अगर बेस है तो हम एसिड डालते हैं, ताकि दोनों चीजें इक्वली आ जाएं और उसका जो नापतोल है वो बराबर से रहे। एंड स्टिंग, वैब स्टिंग, ये सारे केसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। आपको पता है जब भी एंड स्टिंग आता है, डंक मारा जाता है आपको एसिडिटी, तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा रगड़ते हैं, जिसका लॉजिक ये होता है कि आपका जो भी एसिड कंटेंट था वो न्यूट्रलाइज हो जाए, या बेसिक लेवल आ गया है तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए और आपका जो पेन है वो कम हो जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी एवरीडे लाइफ में जिनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज होता है। नेक्स्ट, आर ऑल बेसिस करोसिव इन नेचर। क्या सारे बेसिस करोसिव होते हैं नेचर में? मतलब हमारे लिए ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया सारे एप्लीकेशंस जो है वो ना एसिड्स पे लगती है ना बेसिस पे लगती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी बेसिस हैं जो बिल्कुल भी करोसिव नहीं होते नेचर में, हम उनको एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। जैसा अभी आपने एग्जाम्पल्स में भी देखा जहां आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो करोसिव नेचर के होते तो हम उनको कभी भी एज अ रेमेडी अप्लाई नहीं करते। जैसे कैलामाइन है, कैलामाइन, लैक्टोकैलामाइन, वो सब यूज करते हैं रिलीफ होने के लिए, क्योंकि एसिड का जो डंक लगा उसके बाद आपने कैलामाइन लोशन लगाया ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो अगर वो करोसिव होता नेचर में तो ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी हम उसको यूज नहीं करते। ओके, Name 4 synthetic indicators. 2 synthetic indicators. Synthetic indicators, man-made indicators, यानी जब हमारे पास natural indicators नहीं होते जो हमें नेचर से मिलते हैं, हम सिंथेटिक या man-made indicators यूज करते हैं, जो है फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्पेलिंग्स ढंग से नोट डाउन करना, बिकॉज बच्चे कभी कभी फिनोफ्थिलीन को ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं या उनकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। वेयर इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? लिटमस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इट हैज अ नेचुरल ओरिजिन। और लिटमस कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम अ प्लांट विच इज कॉल्ड लाइकेंस। हम उसमें से इस लिटमस पेपर को डिराइव करते हैं और बनाते हैं, और फिर उसको एज एन इंडिकेटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, what are the substances which are neither acidic nor basic classified as? इसका मतलब जो चीजें ना एसिड की कैटेगरी में आ रही है ना बेस की कैटेगरी में आ रही है, तो आप उनको क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से वो एसिड भी नहीं है, मेरे हिसाब से वो बेस भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो क्या है? न्यूट्रल। जैसे हमारा पीने का पानी, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल है, इसीलिए वो हर बॉडी टाइप को सूट करता है। आपने कभी लोगों को देखा है पानी का भी कुछ एक वर्जन यूज कर रहे हैं? नहीं, पानी कहीं का भी हो, एवरीबडी नीड्स दैट एंड एवरीबडी इज कंफर्टेबल बिकॉज दैट इज न्यूट्रल इन नेचर, वो हर एक को सूट कर जाता है।
नेम द बेस यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द पेन कॉज्ड बाय एन एंट स्टिंग। अब आपको पता है एंट स्टिंग एसिड नेचर का होता है, तो ऑब्वियसली जब भी ये डंक लगता है हमें ऐसा बेस यूज करना है जो उस एसिड प्रोडक्शन को कम कर सके। तो हम क्या यूज करते हैं, हम कैलामाइन सोल्यूशन यूज करते हैं इस केस में। ऑलराइट, मैंने अभी समझाया था दैट इज अ बेस विच इज नॉट करोसिव, और आप लोग हमेशा अपनी स्किन पे चीजें बहुत यूज करते हो बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ इट्स गुड इफेक्ट्स एंड इफेक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे जो भी एंट स्टिंग का एसिड कंटेंट होता है, कैलामाइन सोल्यूशन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। What is the color of the solution when a drop of phenolphthalein is added to hydrochloric acid? तो यहाँ पे कन्वर्जन कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, बट आपको ये बताना है कि मेरे पास एसिड है और उसमें मैंने इंडिकेटर डाला है। क्योंकि ये एसिड है तो फिनोफ्थलीन जो है वो कोई भी कलर चेंज नहीं शो करेगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है इंडिकेटर्स की। जब भी फिनोफ्थलीन को आप एसिड में डालोगे देयर विल बी नो कलर चेंज। तो नो कलर चेंज खुद में ही एक इंडिकेशन है कि ये एक एसिड है। ओके Which color starts appearing when sodium hydroxide solution is added dropwise to the solution of phenolphthalein? अब ये एक बेस है, क्वेश्चन चेंज हो गया। एसिड में आपने देखा था there was no color change, अब मैं यही फिनोफ्थलीन डालूंगी एक बेस में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कलर मेरा आ जाएगा पिंक, जो फिनोफ्थलीन का कलर है। तो जब भी कभी ऐसा होगा आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर मैंने फिनोफ्थलीन एक एसिड में डाला है कलर चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर मैं उसको एक बेस में डालूंगी तो कलर फटाफट से पिंक आ जाएगा। तो ये मुझे बता देगा कि ये बेस है, राइट। तो यहाँ पे आपने टेस्टिंग एक एसिड और बेस की बिना टेस्टिंग के एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। A substance X is treated with a blue litmus paper. It did not show any color change. What conclusion can you draw about the nature of the substance? तो क्वेश्चन थोड़ा समझो, बहुत सिंपल है। आपको X नहीं बताया क्या है, बस उन्होंने इतना बोला है कि हमने उसको ब्लू लिटमस पेपर के साथ ट्रीट किया बट हमें कोई भी चेंज नहीं दिखा। तो अब इंडिकेशन क्या होती है, इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि लिटमस पेपर कैसे रिएक्ट करता है जब वो एक एसिड के साथ होता है या वो बेस के साथ होता है। इस केस में क्योंकि वो बोल रहे हैं कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो वो बेसिक है या वो न्यूट्रल है। क्योंकि जब भी कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा और कोई कलर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का। अगर एसिडिक होता तो कलर चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो बेसिक है। और हो सकता है बेसिक के अलावा दूसरा ऑप्शन न्यूट्रल है, क्योंकि जो चीज न्यूट्रल होगी वो भी कोई कलर चेंज देगी नहीं, चाहे उसमें आप रेड डालो चाहे आप उसमें ब्लू डालो, इसी का इंडिकेशन है कि वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट। हम सिर्फ बेस पे नहीं टिक सकते क्योंकि न्यूट्रल भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्स क्या है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रीटा देन पुट अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इन सब्सटेंस एक्स। अब हमारा वही सब्सटेंस एक्स है, अब क्या किया रीटा ने, उसमें फिनोफ्थलीन का एक ड्रॉप डाला और उसने देखा कि कलर लेस था और अब वो पिंक में चेंज हो गया है। तो अब हमें क्या पता चलता है, फिनोफ्थलीन का भी हमने नेचर पढ़ा था कि वो पिंक कब शो करता है, वो पिंक तब शो करता है जब हमारा सब्सटेंस जो होता है वो बेसिक होता है, राइट। तो इसका मतलब अब मुझे न्यूट्रल और बेसिक में से चुनना था, क्योंकि उसने फिनोफ्थलीन के साथ एक्स सब्सटेंस ने पिंक कलर शो किया, इसीलिए ये कंफर्म हो जाता है कि वो सब्सटेंस हमारा बेसिक नेचर का था। Sometimes when we do a lot of physical exercise, our muscles get tired, feel cramps in our muscles. Why? ये तो बहुत बार होता है, एकदम से जिमिंग शुरू करते हैं, एक्सरसाइजिंग करते हैं तो बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं मसल्स में। पर ऐसा क्यों होता है, इसका कोई लॉजिक ये नहीं, आपके पास सीधा जवाब है, आज मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, लेकिन अच्छा बॉडी में क्या हो रहा है ऐसा जो ये क्रैम्पिंग से आपकी मसल्स में इतना दर्द हो रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम ये करते हैं तो हमारी मसल्स में बहुत सारा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप कॉन्स्टेंटली हेवी वेट्स उठाते हो, तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन था वो कन्वर्ट हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें बहुत सारा लैक्टिक एसिड निकलता है और वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि जब आप फिर एक्सरसाइज कर देते हो, एक दो दिन हो जाते हैं, आपकी बॉडी फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर सब कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन पे आ जाता है, धीरे 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 ये जो जमा हुआ लैक्टिक एसिड है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है और पेन अपने आप गायब हो जाता है। ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर मसल क्रैम्पिंग। फैक्ट्री वेस्ट आर यूजुअली ट्रीटेड विद अ बेस। बाय, अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने का तरीका यही है, आपके दिमाग में सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना चाहिए। अगर उन्होंने आपको बता दिया है कि हम उसको बेस से ट्रीट करते हैं, इसका मतलब फैक्ट्री वेस्ट खुद क्या है, एसिड्स, तभी उसको बेस के साथ मिलाया जाता है ताकि
जो भी हमारा वेस्ट है, ना वो एसिड नेचर का हो ना वो बेस नेचर का हो, वो एक न्यूट्रलाइज्ड वेस्ट हो ताकि आप उसको ढंग से ट्रीट कर सकें। तो ये इसका आंसर है दैट दे आर एसिडिक इन नेचर, हेंस दे आर ट्रीटेड विद अ बेस टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन, एंड हमारे पास जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है वो न्यूट्रल नेचर का होगा। नेक्स्ट, द पेन कॉज ड्यू टू वेस्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग विद विनेगर। अब ये गिव रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही थे जो हम कर रहे थे लेकिन तरीका अलग है। अब जब आपको रीजन देना पड़ेगा, आपको ये उन्होंने बता ही दिया है कि जब वेस्टिंग हमें काटता है तो हम विनेगर लगाते हैं, और विनेगर क्या है, एक एसिड है, तो इसका मतलब वेस्टिंग क्या हुआ, एक बेस हुआ, तो उसका जो डंक था वो बेसिक नेचर का था, इसीलिए आप विनेगर लगाते हो जो एक एसिडिक नेचर का है, ताकि जब वो रब हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, जिसकी वजह से पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओके, तो लॉजिक हमारा दोबारा से यही है, आपको सिर्फ इतना समझना है दोनों में से कौन सा एसिड है, दोनों में से कौन सा बेस है, और अगर ये नहीं भी दिया हुआ तो अगर एक चीज एसिडिक है तो आप बेस लोगे, या अगर वो चीज बेस है तो आप एक एसिड चुनोगे, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो न्यूट्रलाइजेशन से सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, The pain caused due to an ant stings can be neutralized by adding baking soda. चलिए, अब दोनों में फर्क था, अब आता है ant sting, और पहले हमने पढ़ा था wasp sting। wasp sting क्या था, बेसिक नेचर का था, और यहाँ पे जो ant sting है वो एक एसिडिक नेचर का है, तभी तो हम बेकिंग सोडा लगा रहे हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या नेचर का है, वो एक बेस है, तो एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया, जिसकी वजह से जो डंक था उसका असर खत्म हो गया, और आपका जो पेन है वो एकदम से रिलीव हो जाएगा। ओके, सो अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझना और पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो क्रंच है चैप्टर का। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। प्राची वांटेड टू न्यूट्रलाइज अ बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शुड शी यूज। अब आंसर आप ही के पास है, उन्होंने आपको क्लियर कर दिया कि बेस को न्यूट्रलाइज करना है, तो हम इसमें से जो भी हमारा एसिडिक नेचर होगा हम उसको लेंगे। तो पहला है बेकिंग सोडा सोल्यूशन। अब बेकिंग सोडा सोल्यूशन क्या है, बेसिक है। शुगर सोल्यूशन, not acidic, not basic, it's a neutral solution. Vinegar is acidic. Common salt is again a base, and distilled water is again a neutral solution. तो आपके लिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, विनेगर, क्योंकि आपके पास बेस है और जब आप उसको न्यूट्रलाइज करोगे तो आप एक एसिड का यूज करोगे, जो इन सारे ऑप्शंस में से विनेगर है। ओके, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। बेटा अब ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में ना भी आए, सिलेबस में आ सकता है, सिलेबस में ना भी आए एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में नहीं पूछेंगे, नेम द फॉलोइंग में पूछेंगे, बट आपको ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए कि ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके पास उनमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टी, जो आप रोज पीते हो, नहीं भी पीते होगे, घर में तो सब पीते हैं ना, सो टी के अंदर हमारे पास टैनिक एसिड होता है, राइट, इसीलिए बोला जाता है एक्सेसिव टी नहीं पीनी, खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि एसिड बढ़ता रहेगा। बॉडी का भी तो अपना एक नॉर्मल लेवल है ना एसिडिटी मेंटेन करने का, आप खाली पेट चाय पीते रहो, वो एसिड कंटेंट बढ़ता जाता है, जो टैनिक एसिड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज एंट स्टिंग। आप सबको मालूम है एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। ओके ओके, टैमरिंड, व्हाट इज टैमरिंड, इट्स इमली। तो इमली में कौन सा एसिड है हमारे पास, टारटारिक एसिड, जिसकी वजह से उसका टेस्ट खट्टा होता है। देन यू हैव स्पिनच, पालक। स्पिनच में कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम पालक बहुत कंज्यूम करते हैं, बट यस देयर आर पीपल जो एक्सेसिव पालक भी खा लेते हैं, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। अगेन उसका एक रीजन है, क्योंकि इनमें जो कंपोनेंट्स हैं हर बॉडी टाइप को सूट नहीं करते, तो हो सकता है अगर आप पालक एक्सेसिवली खा लोगे, एक्सेसिव तो वैसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट यस सम किसी की बॉडी ज्यादा सेंसिटिव होती है, राइट। देन यू हैव कर्ड, नंबर 5 इज लैक्टिक एसिड। नाउ चिल्ड्रन, ये तो सबको पता है मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो जब आप उसी मिल्क को दही में बदल देते हो तो वो हमारा लैक्टिक एसिड हो जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जिनका भी स्टमक अपसेट होता है या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, सबको दही खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो आपका जो बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अनराइप ग्रीन एप्पल्स, यस, कच्चे सेब, वो हरे रंग की होते हैं और वो खट्टे होते हैं, सबको पता है। हम हमेशा लाल सेब देखते हैं, वो मीठा होता है, हरा सेब हमेशा खट्टा होता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, मैलिक एसिड, विच इज अगेन अ वेरी पावरफुल एसिड। देन यू हैव विनेगर। विनेगर आप पढ़ चुके हैं, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। एंड लास्ट में यू हैव आंवला,
और आंवला में हमारे पास सिट्रिक एसिड है। आंवला भी सबको कितना एडवाइस किया जाता है खाना। तो अब आप खुद सोचो, ये इन जितनी चीजें आपको बताई आप एवरीडे बेसिस पे यूज करते हो और बहुत अच्छे अमाउंट में यूज करते हो और आपको एडवाइस किया जाता है कि ये खाना चाहिए और सब में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। तो इससे आपको ये पता चलता है एसिड हमेशा हार्मफुल नहीं होते, एसिड जो है वो बहुत यूजफुल भी होते हैं। तो हर बार एसिड का नाम सुन के हमको घबराना नहीं है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हाँ, ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में आ रहा है क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें उसका एक्सप्लेनेशन और इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि हमने पूरी एक्सरसाइज में न्यूट्रलाइजेशन इतना डिस्कस किया है। सो लेट्स रीड अबाउट द डेफिनेशन. It is a reaction between an acid and a base. Here both acids and bases get neutralized. For example, when sodium hydroxide, it is a base which is added to hydrochloric acid. This is an acid. Sodium chloride, NaCl and water are obtained. क्योंकि ये हमारा salt है, ये पानी है और साथ में heat energy release होती है, right? So neutralization reaction वो reaction है जहाँ पे एक acid और एक base को mix करते हो और आपको क्या मिलता है? Common salt, which is sodium chloride, and water heat are released. Okay. Why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity? तो एंटासिड टैबलेट क्यों लेनी चाहिए जब हमें एसिडिटी होती है? डाइजीन खाते हैं, डाइजीन पीते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, आप सब क्यों लेते हो? एंटासिड नाम से पता चल रहा है। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो मैंने बताया था, जो आपकी बॉडी की एसिडिटी को कर्व करते हैं, right? So antacid tablet contains bases like milk of magnesia which neutralize the acid produced in the stomach. तो आपकी बॉडी में जितना एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एंटासिड एक बेस है जो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और आपका जो भी पेन है, एक्सेसिव एसिडिटी है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई? गुड क्वेश्चन। डिस्टिल वाटर का नेचर क्या होता है? आपको पता है वाटर का नेचर जो है वो न्यूट्रल है। तो हम डिस्टिल वाटर की बात करें तो वो भी न्यूट्रल होता है नेचर में, एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. ईदर ऑफ द केसेस द कलर विल रिमेन अनचेंज, क्योंकि यही न्यूट्रल सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होती है। वो ना एसिड में रंग दिखाएंगे ना वो बेस में रंग दिखाएंगे, क्योंकि उनका जो लेवल है वो दोनों का मर्ज्ड है, विच इज न्यूट्रल, जिसकी वजह से दे आर ऑलवेज कलरलेस एंड आप किसी भी चीज में डिप कर लो इफेक्टिवलेस हो. टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डैश, दांतों का सड़ना. सो बेसिकली दांतों से बात आती है तो सबसे पहली चीज यही एडवाइस होती है, मीठा नहीं खाना, शुगर, जिन चीजों में ज्यादा शुगर्स हैं, कैंडीज, टॉफीज, चॉकलेट्स, उनको मना किया जाता है. और उसका लॉजिक क्या होता है? क्योंकि जब आप ये सब चीजों का कंजम्पशन ज्यादा करते हो, कहीं बार वो जो शुगर्स हैं वो आपके दांतों में फंस जाती हैं, क्योंकि सबके दांतों के अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट कभी भी नहीं होते, हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं. और जब आप ब्रश करते हो एट टाइम्स, अगर तो करते ही नहीं फिर तो बहुत ही जल्दी होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरली ब्रश करते हो तो समटाइम्स ये जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं अंदर स्टिक हो जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि वो निकल नहीं पाते, फंस जाते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डीके होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है और वो एसिड आपके दांतों को सड़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एसिड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जो आपके दांतों को डीके करना शुरू कर देते हैं. इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको बहुत सारी स्वीट्स, बहुत ज्यादा चीजें कॉन्स्टेंटली नहीं खानी, क्योंकि आप खाते रहोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभार खाओगे, अगर वो फंस गया भी है तो वो किसी ना किसी टाइप से निकल जाएगा. बट आप रेगुलरली कंज्यूम करे जा रहे हो तो वो चीजें जो ऑलरेडी फंसी हुई है वो तो कभी निकलेंगी ही नहीं ना, और उससे एसिड कंपाउंड्स बनेंगे जो आपके दांतों को सड़ाएंगे और बहुत सारा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सिवियर टूथ प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स को झेलना भी पड़ता है. तो इसके बाद समझदार रहना और मीठा कम खाना, दांतों का बचाव करना. सो आई होप यू एंजॉयड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर टुडे एंड आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन सब दी गई है. और अगर इनकेस होता भी है तो आप दोबारा से अपने चैप्टर का कंटेंट खोल सकते हैं और वहां की एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं. सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.